अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये लाइन किसी किताब की कोई आम लाइन नहीं है। ये उस इंसान की आत्मा थी जिसने भारत के हर युवा को ये यकीन दिलाया कि सपने किसी भी गली में पल सकते हैं। सन 1931 जगह तमिलनाडु का एक छोटा सा समुद्री गांव रामेश्वरम। एक बहुत ही साधारण मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। उनके पिताजी जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे। तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी ले जाया करते थे। सीधे साधे, मेहनती और बहुत आध्यात्मिक। उनकी माँ आशियम्मा घर पर दूसरों को खाना खिलाकर खुद भूखा रह जाती थी। घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा। पैसे कम थे लेकिन सोच बहुत ऊंची। अब्दुल कलाम का बचपन किताबों और सपनों के बीच बीता। जब बाकी बच्चे खिलौनों में उलझे रहते, कलाम बैठकर किताबें पढ़ते, आकाश को निहारते। रामेश्वरम की सादगी में पला ये बच्चा हर रोज सूरज उगते ही उठ जाता, नमाज पढ़ता और फिर स्कूल चला जाता। वहीं स्कूल में एक टीचर थे, सुब्रमण्य अय्यर। एक दिन उन्होंने पक्षियों के उड़ने का सिद्धांत पढ़ाया। कलाम ने तुरंत पूछा, सर क्या इंसान भी उड़ सकता है? अय्यर ने उसकी आंखों में झांका और कहा, क्यों नहीं अब्दुल, जब सोच सकते हो तो कर भी सकते हो। बस वहीं से शुरू हुआ एक सपना, आसमान छूने का। लेकिन सपनों की राह आसान नहीं थी। घर की माली हालत कमजोर थी। वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस वक्त कलाम ने अपने चाचा के साथ मिलकर अखबार बांटना शुरू किया। सुबह सुबह ट्रेन आती थी। कलाम दौड़कर उसे पकड़ते और स्टेशन से अखबार उठाकर गांव गांव बांटते। एक 8 साल का बच्चा, दिन में स्कूल, शाम को काम और फिर रात को पढ़ाई। उसे किसी चीज का डर नहीं था, न थकान का, न नींद का। उसे बस एक ही चीज दिखाई देती थी, आसमान, जहां वो एक दिन अपना नाम लिखना चाहता था। थोड़े बड़े हुए तो रामेश्वरम से आगे पढ़ाई के लिए गए, त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज। यहाँ उन्होंने भौतिकी में स्नातक किया। लेकिन सपना तो इंजीनियर बनने का था। फिर उन्होंने एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। लेकिन MIT की फीस उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उस वक्त उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि उनका भाई अपना सपना देखना बंद न करे। सोचिए, एक बहन का त्याग, एक माँ की प्रार्थना और एक पिता का भरोसा, यही तो थे कलाम की उड़ान के पहले पंख। MIT में जब पहला प्रोजेक्ट आया, एक मिनी एयरक्राफ्ट मॉडल बनाना था। डेडलाइन पास आ रही थी और उनका प्रोजेक्ट अधूरा था। तब प्रोफेसर ने कहा, अगर 3 दिन में ये मॉडल तैयार नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। कलाम ने अगले 62 घंटे में बिना सोए, बिना थके पूरा प्रोजेक्ट मॉडल तैयार कर दिया। प्रोफेसर ने देखा और कहा, अब्दुल, तुम्हारे जैसा जुनून मैंने आज तक नहीं देखा। तुम बहुत आगे जाओगे। और सच में ये वही लड़का था जो आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बना। पर उस वक्त वो बस एक स्टूडेंट था जो अपने ख्वाबों को मरने नहीं देना चाहता था। MIT के बाद कलाम ने DRDO ज्वाइन किया, फिर ISRO, और यहीं से शुरू हुई भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सबसे ताकतवर शुरुआत। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस जज्बे को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। MIT से निकलने के बाद कलाम जी ने अपना करियर शुरू किया DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। कलाम के अंदर जो आग थी वो सिर्फ फाइलों के पीछे छुपकर नहीं जल सकती थी। तभी एक मौका आया, ISRO से बुलावा आया। भारत उस समय अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने जा रहा था। ये कोई आसान मिशन नहीं था। देश के पास न सही टेक्नोलॉजी थी, न अनुभव और न ही बजट। लेकिन एक चीज थी, कलाम जैसा सपना देखने वाला इंसान। ISRO में उनका स्वागत तो हुआ, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों को लगता था कि एक मिसाइल बैकग्राउंड वाला लड़का रॉकेट कैसे बना पाएगा। कलाम को ताने भी सुनने पड़े और टीम को खुद साबित भी करना था। काम शुरू हुआ, रातें जाग कर, दिन रात भूखे प्यासे काम करना। टीम छोटी थी, रिसोर्सेज कम थे, पर हौसले आसमान से भी ऊंचे। हर टेस्ट के बाद फेलियर आता। एक बार तो रॉकेट लॉन्च पैड पर फट ही गया। मीडिया ने मजाक उड़ाया, भारत को रॉकेट साइंस नहीं आती। टीम के कुछ लोग टूट चुके थे। कलाम के ऊपर पूरा देश हंस रहा था, लेकिन एक इंसान था जो कलाम के पीछे पूरी तरह खड़ा रहा, विक्रम साराभाई। उन्होंने कहा, कलाम, असफलता किसी का अंत नहीं होती, ये तो सीखने का रास्ता है, तुम्हें बस चलते रहना है। और बस यही लाइन कलाम के दिल में उतर गई। अगले 5 साल उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। घर नहीं गए, रातें लैब में सोते, कभी चाय कभी बिस्किट में पूरा दिन निकल जाता। और फिर वो दिन आया, 18 जुलाई 1980। SLV-3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। पूरा देश सांस रोककर टेलीविजन पर देख रहा था। लॉन्च सक्सेसफुल। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी-1 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेज दिया था। पूरे ISRO सेंटर में तालियां गूंज उठी। लोग रो रहे थे, गले लग रहे थे, क्योंकि ये जीत सिर्फ एक रॉकेट की नहीं थी,
ये उस सपने की जीत थी जो रामेश्वरम के समुद्र किनारे एक बच्चे ने देखा था। आज वो सपना आसमान को छू चुका था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत करना था। पाकिस्तान और चीन दोनों ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ाई थी। हमें जवाब देना था, मजबूत, वैज्ञानिक और आत्मनिर्भर। सरकार ने कलाम को सौंपा एक नया प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। मतलब भारत को अपनी खुद की मिसाइलें बनानी थी। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये 5 मिसाइलें भारत की ताकत का प्रतीक बननी थी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। रूस ने पार्ट्स की सप्लाई रोक दी। दबाव बढ़ता गया। मीडिया ने कहा, कलाम सिर्फ एक रॉकेट मैन है, ये मिसाइल नहीं बना पाएगा। लेकिन कलाम ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने हर मिसाइल को भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मदद से देश में ही तैयार किया। जिस टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देश अरबों डॉलर मांगते थे, कलाम की टीम ने वही चीज मुट्ठी भर पैसों में तैयार की। अग्नि मिसाइल 1990 में भारत की पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनी। ये वो क्षण था जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम अब किसी पर निर्भर नहीं। पर इन सब के बीच कलाम के पास पर्सनल लाइफ के लिए वक्त ही नहीं था। उन्होंने शादी नहीं की, कोई छुट्टी नहीं ली, ना कोई ऐशो आराम। वो कहते थे, मेरा धर्म मेरा काम है और मेरा देश मेरा परिवार। उन्हें बस एक ही चीज से प्यार था, काम और देश। और शायद इसलिए जब कोई उनसे पूछता, सर आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या है, वो मुस्कुराते हुए कहते, जब एक बच्चा मेरे पास आता है और कहता है, सर मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। साल था 1998। भारत के इतिहास में वो साल कुछ अलग ही था। देश की सीमाएं असुरक्षित थीं, पड़ोसी देश अपनी ताकत दिखा रहे थे और भारत अब और चुप नहीं रहना चाहता था। सरकार ने एक गुप्त मिशन शुरू किया, पोखरण परमाणु परीक्षण। देश को एक ऐसे वैज्ञानिक की जरूरत थी जो सिर्फ रॉकेट नहीं, एक संदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सके। और उस मिशन की जिम्मेदारी दी गई APJ अब्दुल कलाम को। लेकिन ये कोई साधारण परीक्षण नहीं था। अमेरिका की सैटेलाइट्स भारत पर लगातार नजर रख रही थी। हर हरकत, हर टेस्ट, हर तैयारी गुप्त रखनी थी। कलाम ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। राजस्थान के रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान के बीच कलाम और उनकी टीम दिन रात काम कर रही थी। कभी वो खुद गड्ढा खोदते, कभी वॉकी टॉकी पर इंजीनियर्स को निर्देश देते। उनकी सादगी देखकर सैनिक भी हैरान हो जाते। एक दिन कलाम ने मिट्टी में बैठकर खुद ब्लास्ट साइट की वायरिंग की। उन्हें देखकर एक जवान बोला, सर आप जैसे लोग ही हमें लड़ने का हौसला देते हैं। 11 मई 1998, वो दिन जिसने इतिहास रच दिया। पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण सफल हुए। फिर 13 मई को 2 और 5 सफल परमाणु परीक्षणों के साथ भारत बन गया विश्व का 6वां परमाणु शक्ति संपन्न देश। दुनिया हैरान रह गई। CIA ने कहा, हमारे सिस्टम को चकमा कैसे मिला? भारत की मिट्टी से उठे एक इंसान ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को चौंका दिया था। पूरा देश झूम उठा। भारत माता की जय के नारे हर कोने में गूंजने लगे और एक नाम हर जुबान पर था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पर यह कामयाबी भी कलाम को बदले नहीं। वो वैसे ही सादगी से रहते, वैसे ही मिशन में डूबे रहते। लेकिन फिर 2002 में एक चौंकाने वाला प्रस्ताव आया, भारत का राष्ट्रपति बनने का निमंत्रण। कई लोग हैरान हुए। एक वैज्ञानिक, न कोई राजनीतिक अनुभव, न कोई सत्ता की लालसा। लेकिन जनता को पता था कलाम सत्ता नहीं, सेवा चाहते थे। और इसी वजह से साल 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। जब वो संसद पहुंचे, सांसद खड़े होकर ताली बजा रहे थे। एक वैज्ञानिक जो लैब से निकलकर अब राष्ट्रपति भवन में था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन को भी एक प्रयोगशाला बना दिया। राष्ट्रपति होकर भी वो बच्चों के स्कूलों में जाते, गांवों में बैठकर विज्ञान समझाते। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रपति भवन में नहीं, देश के दिलों में रहना चाहता हूँ। और यहीं से शुरू हुई जनता के राष्ट्रपति की असली कहानी। उनकी सुबह बच्चों की चिट्ठियों से शुरू होती, दिन सैनिकों के साथ बीतता और रात किताबें लिखते हुए निकलती। उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया 2000 ड्रीम, जिसमें उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया। वो बच्चों से कहते, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। उनका सबसे प्यारा दिन था 15 अगस्त, जब वो बच्चों के बीच खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते थे। बच्चे उन्हें देखकर कहते, सर आप हमारे हीरो हैं। और कलाम बस मुस्कुरा देते। वो किसी धर्म, किसी जाति या किसी राजनीति के नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ भारत के थे। उनकी राष्ट्रपति की टर्म 2007 में खत्म हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनने का मौका मिला था। पूरा देश चाहता था कलाम जी फिर आए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहा, अब मेरी जगह लैब है, लोगों के बीच रहना है, बच्चों को सिखाना है। राष्ट्रपति भवन से निकलकर फिर से स्टूडेंट बन गए।
कोई भी इंसान इतना विनम्र, इतना सरल, इतना प्रेरणादायक कैसे हो सकता है? शायद इसलिए जब भी किसी बच्चे ने उनसे पूछा, सर आप इतने महान कैसे बने, तो कलाम ने बस इतना कहा, मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने मुझे उड़ना सिखाया। 27 जुलाई 2015। मौसम हल्का बादली था। एपीजे अब्दुल कलाम उस दिन भी एक मिशन पर निकले थे। गंतव्य था शिलोंग का IIM। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। उम्र हो चुकी थी 83 वर्ष, लेकिन हौसला आज भी वैसा ही जवान था जैसे पोखरण के दिनों में। वो कहते थे, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक की आखिरी सांस भी छात्रों के बीच होनी चाहिए। शाम के करीब 6:30 IIM के ऑडिटोरियम में भीड़ जमा थी। हर छात्र उत्सुक, हर आंखें एक ही इंसान को देख रही थीं, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम। वो मंच पर आए, हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए बोले, आज हम बात करेंगे पृथ्वी को बेहतर बनाने की। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में वही आग थी। कुछ ही मिनटों बाद वो थोड़ा लड़खड़ाए, फिर एक कुर्सी पकड़कर बैठे और अचानक एक मौन छा गया। उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया था। वो मंच पर अपने मिशन के बीच में ही हमेशा के लिए चुप हो गए। पूरा देश हिल गया। टीवी स्क्रीन पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज नो मोर। लाखों आंखों से आंसू बह निकले। बच्चों की आंखों में जैसे अपना पिता चला गया हो। देश ने सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं खोया, हमने एक सपना देखा, इंसान खो दिया था। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। वो शख्स जिसने कभी भीड़ नहीं चाही, आज उसके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सैनिकों ने उन्हें अंतिम सलामी दी और उस समय हर कोई एक ही बात कह रहा था, ऐसे जाते हैं असली हीरो। लेकिन क्या कलाम वाकई चले गए? नहीं, वो आज भी जिंदा है। हर उस बच्चे में जो बड़ा सपना देखता है, हर उस युवा में जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, हर उस इंसान में जो जीवन की सादगी में महानता ढूंढता है। आज भी जब कोई बच्चा कहता है, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, तो लोग मुस्कुरा कर कहते हैं, कलाम जैसा बनो। उनकी लिखी किताबें विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, ट्रांसेंडेंस आज भी लाखों युवाओं की प्रेरणा है। उनकी लिखी एक लाइन, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, हर मोटिवेशनल स्पीच का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने कभी खुद को महान नहीं माना। उन्होंने कहा था, मैं तो एक आम इंसान हूँ जिसके पास असाधारण सपने थे। वो बच्चों के राष्ट्रपति थे, सैनिकों के प्रेरणा स्रोत थे, वैज्ञानिकों के पथ प्रदर्शक थे और इस देश के हमेशा के लिए मिसाइल मैन। उनकी मृत्यु के बाद भी भारत सरकार ने उन्हें पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ विदाई दी। उनकी समाधि पर लिखा गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप किसी छात्र से पूछेंगे कलाम कौन थे, तो वो कहेगा, वो जो कहते थे, सपना देखो, मेहनत करो और उड़ो। आज उनके नाम पर सैकड़ों स्कूल, साइंस सेंटर्स और अवार्ड्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है वो सपना जो उन्होंने हम सबके भीतर बो दिया। उन्होंने कहा था, अगर मैं युवाओं में देश प्रेम भर सका तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और आज जब देश के लाखों युवा उनकी राह पर चल रहे हैं, तो यकीन मानिए उनकी आत्मा मुस्कुरा रही होगी। डॉक्टर कलाम चले गए, लेकिन उनके शब्द, उनके सपने और उनका जीवन हर हिंदुस्तानी की रगों में दौड़ रहा है। वो कहते थे, जीवन में कठिनाइयां ना आए तो इंसान सोने की तरह तप कर हीरा कैसे बनेगा। इसलिए जब भी लगे कि रास्ता मुश्किल है, तो आंखें बंद करना और याद करना एक इंसान को जो झोपड़ी में पैदा होकर देश का राष्ट्रपति बना। अगर आज की ये कहानी आपके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई हो, तो बस एक छोटी सी अमानत छोड़कर जाइए, लाइक का एक स्पर्श, सब्सक्राइब का एक साथ और कमेंट में अपना दिल, ताकि हम जान सकें कि ये प्रेरणा सिर्फ हमारी नहीं, हम सबकी है। जय हिंद।